वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पर जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने कहा था हम लोग अब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, तो आज से आपका ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अगर आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब ये जो आयोग एग्ज़ाम कराता है, इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपने देखा होगा ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है, इसको आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, ठीक है। चैनल पर आप विजिट करेंगे, क्लासेस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 9 बजे मैं प्रैक्टिस भी कराती हूँ। अभी साइंस की प्रैक्टिस चल रही है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने अपवाह तंत्र समझा दिया था, पिछली क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, ईजी हो जाएगा आगे की क्लास समझना आपके लिए। सबसे पहले अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है वो समझिए। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ये मैंने कल समझा दिया था। इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है, बार बार वही चीज़ें पढ़ के आगे की चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो मुख्य अपवाह प्रतिरूप क्या होता है ये समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इम्पॉर्टेंट जो प्रवाह तंत्र हैं, ड्रेनेज सिस्टम हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वाला है डेंड्राइटिक। यह अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो और वृक्षाकार प्रतिरूप भी इसे कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी मैदान की जितनी भी नदियाँ हैं वह आपको डेंड्राइटिक कैटेगरी की मिलेंगी। एक रिवर है, उसके साथ बहुत सारी शाखाएं आकर के जुड़ रही हैं। ये किस प्रकार के नदी तंत्र का उदाहरण है? डेंड्राइटिक प्रकार की नदी का उदाहरण है, जिसे वृक्षाकार बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह जाएं तो उसे रेडियल या फिर अरीय पैटर्न कहा जाता है। अमरकंटक से सोन हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ महानदी, तीनों अमरकंटक से निकलती हैं तो एक तरह का रेडियल प्रतिरूप का उदाहरण हो जाती हैं। उसके बाद है ट्रेलिस। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियाँ आकर के समकोण पर मिल जाएं तो क्या होगा? ट्रेलिस पैटर्न बनेगा। मतलब दो ये समांतर बहती हों और यहाँ पर आकर के इनसे जो रिवर हैं वो ऐसे 90 डिग्री पर मिल जाएं तो इसे बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, ये समझ में आया। ये जालीनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। और फिर है जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में आ जाएं, किसी गर्त में आ जाएं तो ये अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाएगा? ये ड्रेनेज पैटर्न होगा सेंट्रीपिटल। बहुत जगह से आकर के एक जगह अपना जल गिराती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये सेंट्रीपिटल। ये समझ में आया? ठीक है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। जिस एरिया से जहाँ से वो पानी बहाकर ला रही है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? उसका कैचमेंट एरिया। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होगा वो पूरा जो पैटर्न होगा, पूरा कैचमेंट एरिया होगा, सब मिलाकर के अपवाह द्रोणी कहलाएगी। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है उसको जल विभाजक या फिर वाटर शेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वाटर शेड बोलेंगे। इतना समझ में आया? ठीक। अगर अपवाह द्रोणी नहीं समझ में आ रहा तो इसे ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाहित जो क्षेत्र होगा उसको जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और जल संभर का आकार छोटा होता है। तो वाटर शेड छोटा होगा, ठीक है। रिवर बेसिन बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, नदी बहुत क्षेत्र से बह करके आ रही है, उसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा। जबकि जो जल विभाजक का कार्य कर रहा है रिवर बेसिन को, तो उसका आकार, वाटर शेड का आकार हमेशा छोटा आप देखोगे। चलिए आगे देखते हैं। नदियाँ और नदियों की घाटी में हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब आगे देखिए जो भारतीय अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज पैटर्न है, वो देखिए किन आधारों पर विभाजित किया जा रहा है। कल ही मैं समझाई थी, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा गया है। जब समुद्र में जल विसर्जन की बात करेंगे तो 2 तरह की होंगी। एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र होगा, दूसरा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र होगा। पहला तो ये वाला विभाजन है। अब इसमें आप देखेंगे कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग जो 77% भाग है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ इसमें शामिल हैं। और ये सारी कहाँ पर अपना जल लेकर के जाती हैं? ये लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी में।
अब बची कौन? सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये सारी अपना जल कहाँ पर लेकर के जाएंगी? अरब सागर में। कल मैंने एक और आपको डिवीज़न बताया था कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है, इस तरह से भी डिवाइड करके हमने बताया था, वो भी आगे समझेंगे। यहाँ पर अभी बताया गया अरब सागर में जो हिमालयन रिवर हैं वो भी तो अपना मुहाना बनाएंगी, वो भी तो अपना पानी लेकर के जाएंगी सागर में। तो जो हिमालयन रिवर है उसमें जो सिंधु नदी तंत्र है, ये जो सिंधु नदी अपना पानी लेकर के कहाँ आ रही है? अरब सागर शाखा में। जबकि गंगा रिवर सिस्टम हो गया, गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, ये अपना जल लेकर के कहाँ पर आएंगी? बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में। इतना क्लियर हो गया? प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो उद्गम है ये स्थल है पश्चिमी घाट, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। नर्मदा और तापी इसका अपवाद है, क्यों? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये अपना जल लेकर के कहाँ पर आती हैं? अरब सागर शाखा में। तो ये ढाल के विपरीत बहती हैं, क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। जबकि ये बड़ी नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियाँ ढाल के अनुरूप बह रही हैं, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वहाँ पर ऊंचाई है, और उस ऊंचाई से जब होते हुए जाएंगी ढाल की तरफ तो कहाँ पर अपना जल गिराएंगी? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि उधर की तरफ ही ढाल है। लेकिन ये तो बड़ी नदियाँ हैं जो अपना जल लेकर के जाती हैं दिस ढाल के विपरीत, और ये रिफ्ट वैली में बहते हुए अपना जो एशुरी है या मुहाना है कहाँ पर बनाएंगी जा कर के? ये अरब सागर शाखा में। ऐसा नहीं कि यही दो रिवर हैं खाली, और भी छोटी छोटी बहुत सी रिवर हैं, लेकिन बड़ी रिवर्स की बात की जाए तो यही दो हैं जो आप देखेंगे अरब सागर की शाखा में अपने जल गिराती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र। अब जैसे मैंने डिवाइड किया था हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा समझाया था आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, तो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर से विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इसमें आते हैं, किसमें? हिमालयन रिवर सिस्टम में। यहाँ की नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर हैं। देखिए, पूरे भारत की जब बात की जाए जो नदी में जल का स्रोत है, अगर उसकी बात की जाए तो जो हिमालयन रिवर हैं पूरे साल भर इनमें पानी रहता है, क्योंकि इनके जो पानी का सोर्स है, पहला तो है जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिमालय से ऊंचाई से बह कर के आ रही हैं ये रिवर, इनमें ग्लेशियर से पानी आता है, बर्फ पिघलती है, पानी बना रहता है। दूसरा जो मेजर फैक्ट है, यहाँ पर बारिश भी होती है, तो बारिश से भी पानी बना रहता है, दोनों रीज़न हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इनमें साल भर पानी नहीं रहता है, क्योंकि ये सिर्फ वर्षा के पानी पे या बारिश के पानी पर ही निर्भर करती हैं, इसलिए गर्मियों के टाइम पर इनमें पानी की कमी हो जाती है, ये सूख सी जाती हैं। तो आपको इसमें ये भी डिफरेंस याद रखना है। और ये जो नदियाँ हैं कौन सी? हिमालयन रिवर, ये महाखंड, इनको बोलते गॉर्ज, गॉर्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय के उत्थान के साथ साथ ही अपर्दन की क्रिया भी करती हैं। अपर्दन कैसे करती हैं? ऊंचाई से तेज वेग से बहते हुए आती हैं, तो हिमालय के क्षेत्र को काटते हुए, छांटते हुए, अपर्दित करते हुए आती हैं। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियाँ और भी चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि जो इनका पर्वतीय मार्ग है यहाँ पर क्या करेंगी? इनको काटेंगी तो वी आकार की घाटियाँ भी बनती हैं। यहाँ पर छिप्रिकाएँ हैं, जलप्रपात हैं, ये सारे इनका भी निर्माण यहाँ पर नदियों द्वारा किया जाता है। कोसी नदी के बारे में एक फैक्ट है कि ये रास्ता बहुत बदलती है अपना, और इसी वजह से इसे सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अचानक से कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है। अचानक से रास्ता बदला, मान लीजिए आप रात में सो रहे हैं और आपके घर से निकल गई, ये मैंने ऐसे मजाक किया, लेकिन यही है इसका रीज़न कि कहीं भी रास्ता बदल करके चल देती है। इसकी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसका एक जो पथ है वो निश्चित नहीं है। इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बटी है। अब ये इंडो ब्रह्म नदी का क्या है तंत्र, तो देखिए इसमें इंडस आती है, इंडस रिवर सिस्टम या इंडस रिवर बेसिन, इसके साथ साथ आ जाएगी गंगा रिवर बेसिन, और नेक्स्ट हो जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इनको मिला करके ही इंडो ब्रह्मा बोलते हैं। तो ये सब तीनों आ जाएंगी नदी तंत्र इसमें। और यह आप देखेंगे कि पूर्व में इसमें, अब एक एक करके सारे फैक्ट देखते चलिए। पहले तो पश्चिम में है उसकी 5 सहायक नदी है सिंधु की, तो सिंधु और 5 सहायक नदियाँ आ जाएंगी। सेकंड, इसमें मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर सहायक नदियाँ हैं। तीसरे में पूर्व में ब्रह्मपुत्र बहती है, उसके भाग को लेंगे, और हिमालय से निकलने वाली उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो ये इंडो ब्रह्मपुत्र या इंड ब्रह्म जो नदी अपवाह तंत्र है इसमें डिवाइड किया गया है। अब हिमालय के अपवाह तंत्र में सबसे पहले कौन सा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे या रिवर बेसिन पढ़ेंगे, तो वो इंडस या फिर सिंधु का पढ़ेंगे। तो पहला नदी तंत्र या फिर पहला रिवर बेसिन पढ़ना है हमें सिंधु का। तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है।
जिसका क्षेत्रफल कितना है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी याद रखनी है आपको, बाकी आप याद रखिए या ना याद रखिए। इसमें इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत में भी जो प्रवाहित होती है उसका क्षेत्र अगर पूछा जाए 1114 किलोमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2880 किलोमीटर। इंडिया में कितने क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है, लंबाई इसकी कितनी है, तो वो हो जाएगी 1114 किलोमीटर। भारत में यह एक हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, ठीक है, वेस्टर्न रिवर सिस्टम में आती है। और इसका जो उद्गम है वो तिब्बती क्षेत्र में एक कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहाँ के बोखरचू के पास एक हिमनद है, वहाँ से होता है, ठीक है, ये याद रखना है। बोखरचू जो हिमनद है, ग्लेशियर है, उसके पास से होता है। तो ये आपको याद रखना है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। फिर है तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को सिंगी खम्बन या फिर शेरमुख के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख और जो जास्कर श्रेणी है, मान लो ये लद्दाख है और दूसरी है जास्कर, ठीक है, KLZ याद कराया था ना आपको, तो लद्दाख के बाद जास्कर है। इन नदियों, इन पहाड़ियों के बीच में, इन पर्वतों के बीच से होकर के ये जो सिंधु नदी है वो प्रवाहित होती है। और इसकी दिशा कौन सी है, तो इन श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए ये लद्दाख और बाल्टिस्तान में गुजरती है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे कि इसमें श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्तिंग और द्रास हैं। और इसके दाहिने तट से कौन कौन सी रिवर आकर के मिलेंगी, इसमें खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सांगर हैं। और ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं जो बाएं तट और दाएं तट से आकर के मिल रही हैं। आपको डिफरेंस याद रखना है, बायां और दायां क्या होता है। तो एक बात समझिए, जैसे कि तिब्बत से ये सिंधु रिवर निकली है या इंडस रिवर निकली है, ये इस तरीके से इस दिशा में प्रवाहित होते हुए आती है। अब इसके साथ साथ इसकी दिशा कैसी है, ये दिशा बना लीजिए। अगर आप रीजनिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं या फिर आप खुद भी अपने आप को इस दिशा में रख लीजिए, फिर सोचिए दायां और बायां क्या होगा, आसानी से पता चल जाएगा। तो इधर से आकर के सारी नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, दाएं तट से आकर के मिलने वाली। इधर से जाकर के मिलने वाली कौन सी हो जाएंगी, बाएं तट से जाकर के मिलने वाली रिवर। और ये सब में भी याद रखना होता है। और ये इतना ही नहीं याद रखना है आपको, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसके साथ और कौन सी बड़ी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये तो छोटी नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को दिया गया। तो सतलज, 1 मिनट, इसको याद करने का एक तरीका है, सबसे पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और उसके बाद सतलज। तो JCRBS। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मे बी तब आपको विजिबल हो। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये ट्रिक बना लीजिए JCRBS, और इससे आपको ये सीरियल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इन 5 नदियों का आपको सीरियल नहीं भूलना है। तो ये मैंने बता दिया, भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। अब झेलम के बारे में देख लीजिए। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती। कहाँ से निकलती है, सबका ओरिजिन पॉइंट देखिए। चिनाब जो है ये जो इंडस रिवर है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रभागा 2 धाराएं होती हैं, मिलकर के चंद्रभागा बनाती हैं। और चंद्र और भागा जो सरिताएं हैं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिल जाती हैं और इन्हें चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। अब रावी के बारे में देख लीजिए, सिंधु की दूसरी सहायक नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये भी 5 की 5 बड़ी रिवर्स हैं और ये हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर रोहतांग दर्रा है उसके पास से निकलती हैं। और आप देखेंगे जो चंबा की घाटी है, चंबा घाटी है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी ये बहती हैं, वहाँ प्रवाहित होती हैं। फिर ब्यास रिवर है, सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण रिवर ऐसी है ये जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से ये भी निकलती है व्यास कुंड से। यह नदी कुल्लू घाटी में गुजरती है। तो रावी कहाँ से, चंबा घाटी, व्यास कहाँ से, कुल्लू घाटी, या पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ पर ये हरिके के पास सतलज से मिल जाती है। ठीक है, अगली है सतलज नदी, तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है जहाँ इसे लॉन्गचेन खम्बोन के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिवकिला से बहते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, अर्थात ये भारत में एंटर करती है। तिब्बत से जब भारत में एंटर करती है तो शिवकिला पास से होकर के गुजरती है।
ठीक है। सतलज के साथ आकर के मिल जाएगी ब्यास, ब्यास आगे इसमें मिल जाएगी कहाँ पर, हरिके नामक स्थान पर। वो सिर्फ पूर्णतया आप देखेंगे भारत में ही प्रवाहित होती, बाकी की जो 4 रिवर्स हैं वो कहाँ पर प्रवाहित होंगी जा करके आगे पाकिस्तान में मिठानकोट के नाम पर जो जगह है, मिठानकोट में जाकर के सारी आपस में मिल जाती हैं। इन रिवर्स के बारे में आपको याद रखना है। तो इंडस रिवर सिस्टम अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट नहीं किया है। अभी मैप के जरिए से मैं अगली वाली क्लास में इसको कंप्लीट करा के एक बार पूरी तरह समझा के फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे रिवर सिस्टम में, वो है गंगा ड्रेनेज सिस्टम या गंगा रिवर बेसिन। कल ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग इंडस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा मैप में देखेंगे, जो आज पढ़ा है उसको याद करेंगे। एक एक फैक्ट अभी तक जो पढ़ा है वो पूरे आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। और आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। इसके लिए बहुत से बच्चों ने आंसर दिया और इसका आंसर मैं भी आप लोग को बता दे रही हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि देखिए इन पर सीधे नियंत्रण होता है केंद्र का। यहाँ पर आपने देखा होगा पुलिस व्यवस्था भी किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। आप लोग का काम है, पॉलिटी में एक टॉपिक है समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, ठीक है। तो ये आपको देखना है इसमें कौन कौन से टॉपिक किसके हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी सूची है जिसमें कानून केवल राज्य बना सकता है, ठीक है। और संघ सूची में जो विषय दिए गए उसमें कानून सिर्फ कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके बनाते हैं। जब केंद्र का नियंत्रण होगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो किसके अंडर रहेगी, वो डायरेक्ट केंद्र के हाथ में रहेगी। अब मान लीजिए कभी कोई विवाद होता है, अब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी आप देखिए यूनियन टेरिटरी हैं उन पर सीधा कंट्रोल करने की वजह ये है कि कल को ये भारत से अलग होने के लिए कोई भी अपनी कोशिश ना करे। इनकी पुलिस व्यवस्था है ना मजबूत होगी मान लीजिए, तो क्या करेंगे, ये आप कर सकते हैं ना कोशिश अलग होने की। ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये अलग देश बनने की चाहत रखते हैं ना ये सब, कि भारत से अलग होना है, कश्मीर अलग बनना है। तो ये सब रीज़न है यूनियन टेरिटरी बनाने का कि जब केंद्र का नियंत्रण रहेगा तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था किसकी रहेगी, केंद्र रहेगी, कानून व्यवस्था केंद्र का रहेगा, तो उन पर पकड़ अच्छे से बनी रहेगी। और केंद्र भारत से, अब देखिए भारत में अगर आप मिल गए हो तो भारत से अलग होने के लिए अभी अपने आप कोशिश नहीं करेंगे। तो भारत का जो हिस्सा बना रहे, भारत खंडित ना हो, विभाजित ना हो, इसके लिए कोशिश की गई है। लेकिन चंडीगढ़ वाले में रीज़न क्या था, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, तो दोनों के लिए राजधानी बना दी गई और वो किसके अंडर में आ गया, केंद्र सरकार के अंडर में, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ अब मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।